दिन चमकता हुआ था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान पर चमक रहा था। चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी, मगर इस उजाले के बीच दो नन्ही जिंदगियों में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वो दो मासूम बच्चियां थीं, फातिमा और अस्मा। उम्र सिर्फ 5 साल। छोटे छोटे चेहरे, मासूम आंखें, मगर उन आंखों में बचपन की चमक नहीं थी, बल्कि दर्द और गम भरा हुआ था। दोनों अपनी माँ की कब्र के पास बैठी थीं, मिट्टी को हाथों से छूते हुए रो रही थीं। उनकी कांपती हुई आवाज बार बार एक ही बात कह रही थी, अम्मा, वापस आ जाओ ना, हमें भूख लगी है, चाची हमें मारती है, हमें आपकी बहुत याद आती है। हवा जैसे रुक गई थी, आसपास का माहौल खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान उनकी पुकार सुन रहा हो। उनके आंसू कब्र की मिट्टी में गिरकर जैसे एक खामोश दुआ बन रहे थे। कुछ देर बाद दोनों बच्चियां उठीं। उनके छोटे छोटे हाथों में अब खिलौने नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां थीं। वे कुएं की तरफ बढ़ीं और वहां से पानी भरने लगीं। सूरज सिर पर था, जमीन गर्म थी, मगर उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। भरी हुई बाल्टियां कंधों पर रखकर वे धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ीं। जैसे ही घर पहुंची, अंदर से तेज आवाज आई, अंदर आने का किसने कहा? जाओ पहले काम खत्म करो। यह उनकी चाची की आवाज थी, सख्त, कड़वी और बेरहम। फातिमा ने डरते हुए कहा, चाची, सारा काम कर लिया है, बस थोड़ी भूख लगी है। यह सुनते ही चाची का गुस्सा और बढ़ गया। भूख? तुम्हें तो हर वक्त भूख लगती है। जाओ पहले कपड़े धो, फिर खाना मिलेगा। अब वो दोनों मासूम बच्चियां, जिनके हाथ खेलने के लिए बने थे, गंदे कपड़े धो रही थीं। उनके चेहरे पर मिट्टी और पसीना था और आंखों में सिर्फ सब्र। उनके माँ बाप को गुजरे अभी 1 महीना ही हुआ था। माँ के जाने के बाद उनकी जिंदगी जैसे अंधेरे में डूब गई थी। चाची का दिल पत्थर बन चुका था और वो दोनों नन्ही जाने उस पत्थर के नीचे कुचल रही थीं। शाम होने लगी। अस्मा ने धीरे से कहा, फातिमा, चलो अम्मा की कब्र पर चलते हैं, बहुत याद आ रही है। फातिमा ने डरते हुए जवाब दिया, चाची नाराज हो जाएंगी। मगर अस्मा की आंखों में जिद थी, मोहब्बत थी और दर्द था। दोनों चुपचाप कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ीं। रास्ते में उन्हें जमीन पर 2 सूखी रोटियां पड़ी मिली। उन्होंने झुककर उन्हें उठाया। भूख से ज्यादा उन्हें रोटी की कदर थी। जब वे कब्र के पास पहुंचीं तो मिट्टी को छूते ही दोनों रो पड़ीं। अम्मा, वापस आ जाओ, हमें बहुत भूख लगी है, चाची हमें मारती है। उनकी आवाज कांप रही थी। उनके आंसू मिट्टी पर गिरकर चमक रहे थे, जैसे आसमान भी रो रहा हो। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप वापस घर आ गईं। दरवाजा खुलते ही चाची गुस्से से चिल्लाई, कहाँ मर गई थीं तुम दोनों? फातिमा ने डरते हुए कहा, चाची, कुएं पर औरतें थीं, इसलिए देर हो गई। चाची ने ताने मारते हुए कहा, बहाने बनाना छोड़ दो, लो ये बचा हुआ खाना खा लो। दोनों बच्चियां चुपचाप रसोई के कोने में बैठकर ठंडा खाना खाने लगीं। किसी ने उनकी भूख नहीं देखी, किसी ने उनके दर्द को नहीं समझा। रात गहरी हो गई। अचानक अस्मा को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। फातिमा सारी रात उसके पास बैठी रही। कभी पानी देती, कभी आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बहन को ठीक कर दे। सुबह होते ही फातिमा दौड़कर चाची के पास गई। चाची, अस्मा को बहुत तेज बुखार है, प्लीज डॉक्टर के पास चलिए। चाची ने बेरुखी से जवाब दिया, डॉक्टर, पैसे हैं तुम्हारे पास, खुद ही ठीक हो जाएगी। फातिमा चुप हो गई। कुछ देर बाद जब वह कमरे में गई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अस्मा की सांसें थम चुकी थीं। अस्मा, उठो ना, देखो मैं आ गई। कोई जवाब नहीं आया। फातिमा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उस दिन कब्रिस्तान की मिट्टी ने एक और मासूम को अपने अंदर समा लिया और फातिमा बिल्कुल अकेली रह गई। अस्मा के जाने के बाद फातिमा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास ना माँ थी, ना बहन और ना ही कोई अपना। वह हर रोज अपनी बहन की कब्र पर जाती, मिट्टी को हाथों से सहलाती और धीमी आवाज में कहती, अस्मा, देखो मैं अब भी जिंदा हूं, मगर तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर अब वह चुप रहना सीख चुकी थी। घर में चाची का व्यवहार पहले से भी ज्यादा कठोर हो गया था। वह फातिमा से दिन रात काम करवाती, मगर बदले में सिर्फ ताने और अपमान देती, जैसे फातिमा कोई इंसान नहीं बल्कि एक बोझ हो। एक दिन चाची के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आईने के सामने खड़ी खुद से बात कर रही थी। इस मनहूस को अब हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगली सुबह चाची ने पहली बार फातिमा को नरमी से आवाज दी, बेटी, जरा कुएं से पानी भर लाओ, कपड़े धोने हैं। बेटी शब्द सुनकर फातिमा एक पल के लिए चौंक गई।
उसके दिल में हल्की सी उम्मीद जगी, मगर वह कुछ बोले बिना घड़ा उठाकर चल पड़ी। सूरज ढल रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था। फातिमा कुएं के पास पहुंची और पानी भरने लगी। उसने पानी में अपना चेहरा देखा, एक थकी हुई उदास बच्ची जो अपनी पहचान खो चुकी थी। जैसे ही वह मुड़ी, अचानक पीछे से किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। फातिमा ने हाथ पैर मारे, मगर कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दूसरी तरफ चाची घर में आराम से बैठी चाय पी रही थी। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, काम हो गया है। चाची के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। अच्छा है, अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। उधर एक वीरान जगह पर फातिमा को होश आया। उसके हाथ बंधे हुए थे, चारों तरफ अंधेरा था। दिल में डर भर गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने अपने हाथ खोले और दरवाजा धक्का देकर बाहर निकल आई। बाहर घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा, हवा ठंडी और डरावनी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। फातिमा डरते डरते आगे बढ़ने लगी। उसके पैर कांटों से जख्मी हो रहे थे, खून निकल रहा था, मगर वह रुक नहीं रही थी। अचानक उसे सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वहां एक आदमी बैठा खाना खा रहा था। वह आदमी उसे देखकर चौंक गया। कौन है वहां? फातिमा डर गई और तुरंत भागने लगी। वह तेजी से दौड़ रही थी, झाड़ियों को चीरती हुई, कांटों से घायल होती हुई। अचानक वह किसी से टकरा गई और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। चारों तरफ सफेद दीवारें थीं। सामने एक नौजवान खड़ा था। उसने नरमी से कहा, घबराइए नहीं, आप अब सुरक्षित हैं। उसने बताया, मैं जंगल के पास था जब मैंने आपकी चीख सुनी। जिस आदमी ने आपको पकड़ा था वह आपकी चाची का नाम ले रहा था। यह सुनकर फातिमा के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। क्या मेरी अपनी चाची मुझे मारना चाहती थी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नौजवान ने कहा, मेरा नाम शहरोज है, आप चाहें तो मेरे घर चल सकती हैं, वहां आप सुरक्षित रहेंगी। फातिमा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीरे से हामी भर दी। वक्त गुजरने लगा। फातिमा शहरोज के घर रहने लगी। वह घर के काम करती, चुपचाप रहती, मगर उसके दिल के जख्म अब भी ताजा थे। शहरोज अक्सर उसे देखता रहता। उसकी सादगी, उसका सब्र और उसकी मासूमियत उसके दिल को छू गई थी। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, फातिमा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? फातिमा हैरान रह गई, मगर शहरोज की बातों में सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह आपका फैसला है तो मुझे मंजूर है। और इस तरह फातिमा की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। फातिमा अब शहरोज की पत्नी बन चुकी थी। जो लड़की कभी जुल्म सहती थी, अब उसी घर की मल्लिका बन गई थी। शहरोज उसे बहुत इज्जत देता, उसका ख्याल रखता और उसे हर खुशी देने की कोशिश करता। धीरे धीरे फातिमा के जख्म भरने लगे। दूसरी तरफ चाची की जिंदगी में तूफान आ चुका था। उसकी बेटी नगमा की शादी हुई, मगर कुछ ही महीनों में उसे तलाक हो गया। नगमा रोती और अपनी माँ को कोसती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने दूसरों के साथ बुरा किया, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हुआ। कुछ ही दिनों बाद नगमा बीमार पड़ी और दुनिया छोड़ गई। अब चाची बिल्कुल टूट चुकी थी। वह रोती रहती और कहती, या अल्लाह, मैंने दूसरों के घर उजाड़े, आज मेरा घर उजड़ गया। कुछ समय बाद चाची को लकवा मार गया। वह चारपाई पर पड़ी रहती। अब उसे अपने हर गुनाह का एहसास हो रहा था। उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, काश फातिमा मुझे माफ कर दे। सालों बाद फातिमा अपने पति शहरोज और अपने छोटे बेटे के साथ गांव लौटी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने चाची को देखा, कमज़ोर, टूटी हुई, बेबस। चाची ने कांपती आवाज़ में कहा, फातिमा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनाहगार हूँ। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़ी, चाची का हाथ पकड़ा और कहा, चाची, अब सब खत्म हो चुका है, मैंने आपको माफ़ कर दिया। यह सुनते ही चाची के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसकी सांस रुक गई। वह जैसे सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रही थी। फातिमा रो पड़ी, मगर उसके दिल को सुकून मिल गया। अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। वह हमेशा कहती, अल्लाह देर से इंसाफ देता है, मगर देता जरूर है।